अम, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज के सेकंड डे के सेशन में सबका स्वागत है। हमने कल काफ़ी चीज़ें लाइब्रेरी से कैसे क्लासरूम को जोड़े इसके बारे में देखी। मेरा इंट्रोडक्शन भूल गई। मैं मधुरा राजवंशी। मैं कमलानेमकर बाल भवन जो हमारा स्कूल है संस्था का, उसमें मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और एजुकेशन कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो मैं छठी 7वीं और 8वीं कक्षा को इंग्लिश पढ़ाती हूँ और उसमें मैंने जो किताबों के पुस्तकालय की किताबों के साथ जो मैंने प्रयोग किए हैं, जैसे उनका इस्तेमाल किया है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपके साथ साझा करना चाहूँगी। तो मेरा प्रेज़ेंटेशन मैं शुरू कर देती हूँ। अम, आप सबको स्लाइड दिख रही है? जी मैम, जी दिख रही थी। ओके। दिख रही थैंक्स। तो ये अंग्रेजी जो है वो तृतीय भाषा है हमारे यहाँ। मराठी फर्स्ट है, हिंदी सेकंड और इंग्लिश इज थर्ड लैंग्वेज। तो उसके लिए अंग्रेजी क्लासरूम के लिए हम पाठ्येतर किताबों की मदद कैसे ले सकते हैं, इस पे आज थोड़ा सा हम विचार करेंगे। अब कल तो हम सब ने काफी चर्चा की कि पाठ्य पुस्तक की मर्यादाएं क्या है और किताब पुस्तकालय की किताबें क्यों। तो उसके लिए ये तो सब चर्चा कल हो चुकी है। एक बस मुझे नई चीज़ इसमें जोड़नी है कि जो लाइब्रेरी की किताबें हैं, वो विविधता को सेलिब्रेट करती हैं। यानी हमारे पाठ्यपुस्तक में भी होती है, ऐसे नहीं कि काफ़ी कुछ दूसरे देशों की वगैरह भी कहानियाँ होती है, लेकिन बहुत जैसे फ़ोक टाइप की जो क्लासिक्स होते हैं, उनसे कुछ लिया हुआ पार्ट ऐसे होते हैं। लेकिन ये मैंने यहाँ पे 4 किताबों के मुखपृष्ठ लगाए हैं। ये चारों किताबें मैंने यूज़ की हुई है अपने बच्चों के साथ, हमारी लाइब्रेरी में है। तो ये जो पहला है द पारधी रूल। अब पारधी एक समाज होता है जो पक्षियों वगैरह को पकड़ते हैं और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें की नहीं जाती हमारे यहाँ पे कि वो चोर होते हैं और अच्छे लोग नहीं होते। जैसे मैंने डिस्कशन भी किया क्लास में, तो बच्चों ने कहा कि नहीं, हाँ पारधी चोर होते हैं। तो ये पारधी समाज के एक लेखक ने खुद अपने जीवन के बारे में लिखी हुई ये किताब है। तो उसमें से हम कुछ चर्चा बच्चों के साथ कर सकते हैं कि ये जो लेबल लगाए जाते हैं कि ये समाज ऐसे ही है, ये समाज वैसे है, तो ये हम उसमें से उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। ये जो दूसरी किताब है व्हाट मेरी जो शेयर्ड, ये एक अमेरिकन क्लासरूम के बारे में है और ऐसे नहीं कि वो कृष्णवर्णीय लोगों के ही बारे में है, लेकिन उसमें जो मेन कैरेक्टर जो लड़की है जो, वो एक कृष्णवर्णीय है। तो उसमें से वो भी बच्चों को हम विविधता ला सकते हैं। ये गुठली हैज़ विंग्स जो है, उसमें जो गुठली नाम का लड़का है, उसे लगता है कि वो लड़की है, वो लड़कीपन वो महसूस करता है और उसका क्या फिर इंटरनल स्ट्रगल है, उसके बारे में है। लाल बादाम ट्री कराची में एक होने वाली एक कथा है कि वहाँ के बच्चों के पाकिस्तान में भी होके हमारे बच्चों के सब अनुभव तो एक जैसे होते हैं, तो उसका भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये विविधता जो हमें पुस्तकालय की किताबों में मिलती है, वो पाठ्य पुस्तक में मिलना थोड़ा कठिन होता है। ये भी आप सबको पता है कि ये जो पुस्तकालय की अलग-अलग किताबें हैं, तो जिंदा लगती है। उसके चित्र ऐसे होते हैं। अभी यहाँ पे हैचिंग, ये जोर से चिल्ला रहा है हाथी, तो वो सब कैपिटल में बड़ा-बड़ा लिखा है। या फिर वो कुछ वो जो पिग्गी के कान में कुछ फुसफुसा रहा है, तो वो छोटा और इटैलिक्स में लिखा है। पिग्गी उसका बहुत जोर से जवाब दे रहा है, तो वो बड़ा अक्षर लिखा है। तो इससे बहुत मज़ा आता है। या फिर ये चित्र देखिए, ये क्यों क्यों कुमारी जो किताब है उससे है कि वो पेड़ के ऊपर की जो डिज़ाइन है, कितनी बारीकी से सब बनाया होता है कि बहुत ज़िंदा सब लगता है। ऐसे एक ही कलर के, एक ही टाइप के बच्चे, एक ही टाइप के दिखने वाले जो इंसान जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक में होते हैं, वैसे नहीं होते। और अलग-अलग शैली यूज़ करने का की फ्रीडम होती है किताबों में। तो ये यहाँ यहाँ जैसे एक वेव जैसे कुछ बनाया है। वाय वाय गर्ल है, वो प्रश्न चिन्ह की तरह लिखा है। तो इससे भी बहुत बच्चों की रुचि बढ़ती है और बहुत अपने ऐसे लगता है कि वो हमारे साथ वो किताबें कुछ संवाद कर रही हैं।
अब पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी किताबों की मदद हम कैसे ले सकते हैं? तो अभी तो मैं पाठ्य पुस्तक पे नहीं जा रही हूँ, थोड़ा-सा उसके पहले जितनी हम अंग्रेजी किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकें, उतनी दें, क्योंकि पढ़ने से जितनी हमारी प्रैक्टिस होती है, उतनी किसी से होती नहीं है। क्योंकि बच्चों के कान पे तो ये थर्ड लैंग्वेज है, उनके सराउंडिंग्स में कहीं नहीं है, उनको ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र हम बच्चों को दे सकते हैं, तो इन किताबों से दे सकते हैं। बस पढ़ना, पढ़ते जाना, जितना समझ में आए, ना भी आए तो थोड़ा चित्रों की सहायता से कुछ समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये चित्र है, तो आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि वो नीचे का एक फल निकाल रहा है और वो फल विक्रेता है जो उसे डाँट रहा है। तो ये सभी अगर चीज़ें समझ में भी ना आए पढ़ते हुए, तो भी चित्रों के सहायता से अर्थ लगा सकते हैं। या कुछ किताबें होती हैं जिसमें सिर्फ़ चित्र होते हैं। ये जैसे द गर्ल एंड द डॉग ये नाम की एक किताब है, इसमें सिर्फ़ चित्र हैं। तो ये चित्रों की मालिका देख के बच्चे उस पे से कहानी लिख सकते हैं। ये हमारी एक 7वीं कक्षा के बच्चे ने, ये अब लड़की है, उसको एक बाज़ार में पपी दिखाई देता है, फिर वो घर पे आके उसको बहुत सोचती है उसके बारे में, उसे वो चाहिए होता है। फिर जाती है बाज़ार ढूँढती है और उसे वो मिल जाता है। तो उसने पपी और स्वीटी, तो उसने खुद नाम दिया है बच्ची को, अलग-अलग बच्चों ने अलग-अलग नाम दिया है और वो सारी चित्रमालिका देखकर उन्हें क्या वो स्टोरी है वो पता चली, वो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी है। अ, जैसे हमने देखा कि ये जो छोटे बच्चों के लिए की पुस्तक होती है लाइब्रेरी में, उनमें बड़े-बड़े अक्षर होते हैं। तो जैसे कल विद्या देवी ताई ने आपको बताया कि कुछ हम उसमें से शब्द छुपा सकते हैं। तो ऐसे मैंने ये एक एक्टिविटी ली थी आर्टिकल्स के लिए, कि छोटी-छोटी ये कागज़ के टुकड़े करके आप आर्टिकल छुपा दो। तो 2-2 बच्चों ने एक दू 2-2 बच्चों ने एक-दूसरे के साथ ये एक्टिविटी की कि आर्टिकल छुपाओ और दूसरा फिर बताए, गेस करे कि वहाँ पे क्या आर्टिकल हो सकता है। तो ऐसे ग्रामर की जो चीज़ें हैं, उनके लिए हम काफ़ी पुस्तकों का ऐसे उपयोग कर सकते हैं। अब आप जब क्लास में कुछ सिंगुलर, प्लूरल, नाउन या फिर प्रीपोज़िशन जैसे इन, ऑन ऐसे जब पढ़ाते हैं, तब तो आप कर ही सकते हैं किताबों का उपयोग पुस्तकालय के, कि इनमें से आपके प्लूरल कौन से आपको शब्द दिख रहे हैं, वो ढूँढो, एक-दूसरे को बताओ। प्रीपोज़िशन पे जैसे आप छुपाओ कोई प्रीपोज़िशन और फिर गेस करो कि यहाँ पे कौन-सा होगा। आपकी अगर कोई क्लास में थीम चल रही है, जैसे कलर्स, तो उसके लिए उसके अनुसार आप किताब ढूँढ सकते हैं। तो ये एक हमारी दूसरी कक्षा की एक टीचर ने ब्राउन बेयर व्हाट डू यू सी ये लिया था। तो जैसे आई सी अ रेड बर्ड लुकिंग एट मी, फिर रेड बर्ड व्हाट डू यू सी, आई सी अ ग्रीन फ्रॉग लुकिंग एट मी। तो ये सारे कलर्स उसमें हो जाते हैं और ये लास्ट का पेज है जिसमें सारे प्राणी और सारे उनके कलर्स एक साथ दिए हैं। अब ये मैंने 8वीं कक्षा के साथ एक छोटी ये एक्टिविटी ली थी। एक द वेट लिफ्टिंग प्रिंसेस करके एक स्टोरी है, मुझे बहुत मेरी फेवरेट स्टोरी है ये। तो ये हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल हम क्लास में सीख रहे थे और उसमें था कि ये 2-3 तरह से इसका इस्तेमाल होता है, एक ही प्रकार का नहीं होता। तो ये मैंने किताब देखी कि इसमें हैव, हैज़, हैड इसमें इसका 3 अलग-अलग तरह से एक बिल्कुल छोटी-सी स्टोरी है, लेकिन उसी में सभी इन वर्ड्स का अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ पे शी हैज़ टू पुट ऑन 2 किलोज़, तो यहाँ पे उसको करना ही है। जिसको मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं, ऐसा है। फिर नीला हैज़ वेटेड, तो यहाँ पे परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया। फिर सॉरी प्रेज़ेंट हो गया। फिर द किंग हैज़ प्लान्स, तो जैसे हैज़ पोज़ेशन के लिए यूज़ होता है। तो फिर ये कहानी मैंने क्लास में पढ़ी और फिर हैव या हैज़ जहाँ पे आएगा या हैड, तब आप हाथ ऊपर करेंगे और फिर आप बताएँगे कि ये कौन से तरीके का यूज़ यहाँ पे किया है।
तो इस तरह से हमने इस किताब के साथ एक्टिविटी ली। अब ये मैंने कुछ एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक से कुछ फोटोज ली हैं। ये लेटर के लिए एनवलप बनाना, उसके इंस्ट्रक्शंस है कि फोल्ड करो फिर पेस्ट करो। तो ऐसे कुछ ओरिगामी या क्राफ्ट की भी अंग्रेजी किताबें होती हैं, अगर आपको मिल जाए, या फिर इंटरनेट से भी मिल सकती हैं। तो इंटरनेट ये आजकल एक नया जैसे पुस्तकालय खुल गया है, उसमें काफ़ी हमें पीडीएफ्स भी मिलती हैं। अगर हमें हार्ड बाउंड किताबें उपलब्ध ना हो तो इसमें से हम कुछ वर्कशीट जैसा या प्रिंटेड बच्चों को दे सकते हैं, कि जो वो पढ़ कर अपना कुछ ओरिगामी उसमें से बताए, या फिर टीचर पढ़ें और फिर बच्चों के पास अगर कागज हो तो वो उस पे मोड़कर सुन के वो इंस्ट्रक्शंस अपना अपना बना लें। फिर ये एक भाई नाम की एक कविता है। तो उसमें एक लड़का है जो पूछता है, उसको बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं हैं या लेसन्स है, उनको देख के हमें अपनी लाइब्रेरी में हमें पता होता है कौन सी किताबें हैं, तो उनको हम जोड़ सकते हैं। या फिर नहीं होगा पता तो उसके लिए हम ढूँढ भी सकते हैं। काफ़ी किताबों के पीडीएफ या फिर वो जो फ्लिप बुक्स होती हैं वैसे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो ये देख के तो एकदम से स्ट्राइक हो जाता है कि जो वाय वाय गर्ल है महाश्वेता देवी की, वो हम इसके साथ जोड़ सकते हैं कि इस लड़के को कौन से क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे हैं। फिर जो मोइना है इस स्टोरी की, जो मेन कैरेक्टर है, उसके दिमाग में क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं। फिर ये दोनों को कुछ क्वेश्चन सेम है क्या? फिर आपके दिमाग में क्या, आपको क्या क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्या है? तो उसके साथ हमारा डिस्कशन हो सकता है, और फिर इससे हम एक बार हो जाए चर्चा अनुभवों की, प्रश्नों की, तो फिर हम प्रश्नों के स्ट्रक्चर के तरफ भी जा सकते हैं। अब ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारी कक्षाओं में हम करते हैं, कि मुखर वाचन, जो रीडिंग अलाउड कहते हैं जिसे, अम, कि क्लास का थोड़ा एक 5-10 मिनट तो रोज का ये पढ़ के बच्चों को सुनाना किताबें। तो उनके थोड़ी तो उनके कान पे वो भाषा, उसके उच्चारण वो सब पड़े। तो ये एक एलिस इन वंडरलैंड एनसीईआरटी की एक पाठ्य पुस्तक में ही है। और जैसे बड़े कुछ नॉवेल्स होते हैं उसमें से छोटा पार्ट पाठ्य पुस्तक में दिया जाता है। जैसे हमारे एक एसएससी के एक किताब में शर्लॉक होम्स का एक स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट बस दिया हुआ है। तो उससे फिर बच्चों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि ये क्या होगी स्टोरी। तो ये जैसे एलिस इन वंडरलैंड की एब्रिज्ड वर्जन्स काफी हैं, पीडीएफ भी है इंटरनेट पे। तो उसमें से हम थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ सकते हैं, जिससे उत्सुकता बनी रहे, आगे क्या होगा इसका अंदाजा हो। और जो पाठ्य पुस्तक में जो स्टोरी है, वो भी उससे भी जोड़ के वो आगे चली जाए स्टोरी। अब ये किताब का परीक्षण है। लाइब्रेरी की कुछ किताबों का बच्चों ने परीक्षण किया है। तो परीक्षण के लिए ये मैंने छठी क्लास को दिया था, कि एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाते जाती हूँ। अब ये तो पहला सब हो गया कि बुक का नाम क्या है, ऑथर, इलस्ट्रेटर, आपको नए शब्द कौन से हैं, कैरेक्टर्स के नाम, और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। फिर इसके बाद जोड़ सकते हैं कि आपको इसमें स्टोरी में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। आप अगर ऑथर होते तो आप इसमें नया क्या करते, चित्रों के बारे में आपकी क्या राय है। तो ऐसे हम इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे बच्चे आगे आगे जाए और अपना रिव्यू लिख सकते हैं। अब ये रिव्यू जो है, ये बच्चे लाइब्रेरी की किताबों की भी कर सकते हैं, और अपने पाठ्य पुस्तक का भी कोई लेसन या कविता लेके उसका रिव्यू कर सकते हैं, कि इसमें जो चित्र बनाया है वो आप अगर बनाते तो कैसे बनाते, वो बना भी सकते हैं चित्र। या फिर कोई लेखक हो अगर किसी किताब का जिससे हमारा कांटेक्ट हो सके, तो उसको उसके साथ अंग्रेजी में बातचीत हम वीडियो कॉल द्वारा कर सकते हैं, या फिर उसको अंग्रेजी में पत्र लिखो, उनको ईमेल कर सकते हैं, या फिर पोस्ट से भेज सकते हैं। तो ये एक कनेक्शन बच्चों का किताबों से, उनके लेखकों से, चित्रकारों से हम करवा सकते हैं।
नाट्यकरण ये एक और बहुत एक बढ़िया चीज है जिससे कहानी बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं, अपनी अपनी लाइंस याद करते हैं, लेकिन सभी का पूरा नाटक ही याद हो जाता है क्योंकि बाकी लोग इतनी बार वो बोलते हैं कि सभी को सभी की लाइंस पता चलती है। तो आप सबको पता है कि बच्चों के अलग-अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, जैसे कुछ सुन के अच्छी तरह से उनको समझ में आता है, कुछ पढ़ के करते हैं और कुछ बच्चों को नाट्यकरण के ज़रिए बहुत अच्छा उनकी समझ बढ़ती है। तो इन सभी प्रकारों का हमारे क्लासरूम में हम इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अलग-अलग लर्निंग स्टाइल होने वाले बच्चों को हम कैटर कर सकें। तो ये अब द लोरेक्स नाम का एक डॉक्टर सूस की किताब है हमारी लाइब्रेरी में, तो वो हमने पढ़ी और उसके ऊपर नाट्यकरण किया। अब ये किताब का फोटो है और हमारे एक्चुअल जो हमारे 8वीं के बच्चों ने जो नाट्य किया, तो ये सब उन्होंने किया है कि कैसे इसमें जो कैरेक्टर है जिसके सिर्फ हाथ दिखते हैं ग्रीन कलर के, वो कभी दिखता नहीं है, तो वो कैसे करें, और क्या-क्या प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे लोरैक्स है, ये सब प्रदूषण की वजह से गला खराब हुए सब पंछी हैं, तो उनको साथ लेके उनकी कैफियत बताने आया है, तो ये सब नाट्यकरण हुआ। अब ये नाट्यकरण हम अ, पाठ्य पुस्तक के किसी चैप्टर का भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं हो कि वो एक नाट्य स्वरूप में ही, संवाद स्वरूप में ही हो। जैसे मुझे याद है मैं जब 10वीं कक्षा में थे, मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ और डॉक्टर मैक्सिन बर्नसन हमारी इंग्लिश टीचर थी। तो एक 10वीं कक्षा में द माइटी प्रिंस नाम का एक पाठ था। तो उन्होंने हमारे ग्रुप्स किए बच्चों के क्लास में और ये स्टोरी है, अब आप इसका नाट्यकरण करो अंग्रेजी में। तो इसमें संवाद कुछ नहीं थे, तो हमें खुद वो लिखने थे और हमें खुद हर एक ग्रुप का कुछ अलग सा नाटक हुआ क्योंकि अलग-अलग सोच लेके हम सब आए थे। तो ऐसे हम पाठ्य पुस्तक में जो नाटक स्वरूप में नहीं हो, उस पाठ को भी हम उसका भी नाट्यकरण कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई अंग्रेजी किताबें है नहीं ज़्यादा, या मिल नहीं रही, सिर्फ मराठी या हिंदी है, तो फिर उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं कि तुम मराठी किताब लो, उसमें जो मराठी लिखा है उसका भाषांतर करने की कोशिश करो। अम, या सिर्फ नीचे का जो लिखा हुआ है वो कवर करो, चित्र देख के अंग्रेजी में कहानी बताओ और फिर चेक करो कि वो ठीक बताया है या नहीं। या मराठी या हिंदी किताबों का अंग्रेजी में परीक्षण लिखो। तो इस तरह मराठी हिंदी किताबें भी हम अंग्रेजी के क्लास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसके बारे में थोड़ी बात कर ली है पहले कि पुस्तकालय की ये जो सब एक्टिविटीज हैं जो आपको विद्या देवी ताई ने या हमारे कल सभी टीचर्स ने काफी सारी गतिविधियां बताई, तो वो हम पाठ्यक्रम के साथ भी कर सकते हैं जिससे पाठ्यक्रम ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे स्टोरी रिव्यू हो, स्टोरी स्ट्रक्चर हो, पोएम्स या लेसन्स पर कुछ रिडल्स हो, या फिर लेसन आपका कोई है तो उसका एंड अगर आपको बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे, उसके बारे में लिखना। ये एक बहुत बढ़िया चीज है जो सभी क्लासरूम्स में होनी चाहिए, खुद की किताबें बनाना। अब कुछ बच्चों यानी कुछ टाइम पे हम उनको पूरी तरह खुद की किताबें बनाने के लिए बोल सकते हैं, यानी स्टोरी भी वो लिखते हैं, उसकी पूरी चित्र बनाते हैं, उसकी किताब बनाते हैं। या फिर बाकी टाइम हम ये भी कर सकते हैं कि एक गतिविधि सभी को दी हो, सभी का अपना-अपना एक पन्ना तैयार है, वो हम पहले डिस्प्ले करें, सभी पढ़ें और उसके बाद उसकी एक किताब बनाकर लाइब्रेरी में जमा करें। इसके मैं कुछ आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे कोई किसी ना किसी पाठ्य पुस्तक में बारिश की कविता तो होती ही है। ये पहला जो चित्र है हमारा एसएससी के हमारे स्टेट बोर्ड से है, ये दूसरा है एनसीईआरटी से है। तो ये क्यों ना बारिश की हम खुद कविता बनाएं, काय करे कटा चार रबड़ 4 लाइन्स की हो या उससे ज्यादा बनानी हो, लेकिन खुद की कविता बनाएं। और गवा हमने, आप प्लीज म्यूट करेंगे।
और फिर उसको धुन भी बनाए, ये भी किया हमने कि खुद उसकी धुन बनाए, क्लास में गाए और फिर सबकी कविता जब इकट्ठी हो जाए तो फिर उनकी किताब बनाए। मैं कुछ कविताएं आपको दिखाती हूँ। तो ये जैसे उन्होंने बूंद पे और अलग-अलग चित्रों पे बना के हमने डिस्प्ले की थी, सबने पढ़ी, पूरे स्कूल ने पढ़ी और उसके बाद उसकी किताबें बनाई। अब ये सभी को इन सभी कविताओं को धुन है। इसकी रेन रेन कम कम वी विल हैव फन फन, रेन रेन कम कम बाय बाय सन सन, ये बच्चे गाते हैं और उनको इतना इतना अच्छा लगता है कि मेरी कविता पूरी क्लास गा रही है। Drip drop, rain falls on the rooftop. Drip drop, rain falls on the laptop. ये एक कविता है। Rain, rain, I hear a sound, a hailstone I found. ये एक है। I dream I'm sitting in the train, watching the beautiful rain. ये एक कविता है। तो ये सारी कविता की अब एक किताब बन चुकी है। अब ये एक ट्रेन्स के बारे में एक कविता है जिसमें ट्रैवल के बारे में, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स। तो फिर ट्रैवल आपको कैसा लगता है? आप अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंस के बारे में कोई एक वाक्य लिखें और उसका चित्र बनाइए। ये मैंने छठी कक्षा के लिए बताया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर चित्र और लिखा भी उन्होंने अपने अनुभव से इतना अच्छा है कि व्हेन द घाट कम्स आई थिंक दैट आई विल फॉल डाउन इन द वैली। घाट भी देखिए आप कैसे बनाया है, पूरा आसमान में चला गया। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग बिकॉज आई फील sick in my stomach. I always sleep in the bus, in the journey. ये मैं हूँ, यानी ये मेरा भी अनुभव है। When I'm going in the car, the electric wires go up and down. अब ये हम सभी को आता है ये अनुभव कि सारी कैसे वो वायर्स ऊपर नीचे होती है, तो वो किसी ने अनुभव लिखा है और इन सब एक्सपीरियंसेस की अब एक किताब है। या हमारी स्टेट बोर्ड की किताब में ये पार्ट्स ऑफ बॉडी ह्यूमंस के और एनिमल्स के भी हैं। तो किसी वो हॉर्न है, ट्रंक है, एंकल वगैरह। तो फिर एक मैंने प्रोजेक्ट दिया था कि आप एक खुद का अपना जैसे एक स्ट्रेंज कोई मॉन्स्टर क्रिएट करो और उसके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में लिखो, उसके स्वभाव वगैरह आप सब लिख सकते हैं। तो ये बच्चों ने खूब दिमाग लगाकर बहुत बढ़िया लिखे। इसका नाम अब है किड़किड़ा तुड़तुड़िया। ये दांत सब उसके he has one-sided haircut, his teeth are rotten, two legs, three toes, horns color is red and yellow, long nails। तो ये सब उसमें शब्द आ गए हैं। फिर ये फैशनली नाम की कोई मॉन्स्टर है, उसको हॉर्न ऑन वन साइड, प्लेट ऑन अदर साइड, she has her teeth are like elephant tusks, her ears are like dog, she has three nostrils। तो ऐसे मजेदार चीजें इसमें से निकल के आई हैं। तो इनका भी मॉन्स्टर्स की भी हमारी एक किताब है। अब ये पुस्तकें जो पुस्तकालय में हम जमा करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो गर्व महसूस होता है कि हमारी किताबें पुस्तकालय में गई हैं। और ये सारी किताब हम दूसरी कक्षा के बच्चों को भी पढ़ने के लिए दे सकते हैं क्योंकि बच्चों ने लिखी हुई होती है तो उनकी भाषा सरल होती है, तो इसलिए पढ़ने में आसानी होती है। ये जो एक मैंने फोटो लगाई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी ये छठी क्लास के बच्चे, हमारी संस्था की ये एक दूसरी बालवाड़ी है फलटन के एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में। तो वहाँ पे ये छठी क्लास के बच्चे अपनी अपनी किताबें लेके गए थे जो उन्होंने खुद बनाई थी और वहाँ के बच्चों को उन्होंने पढ़ के सुनाए। उसके साथ आप देख सकते हैं कि पपेट्स का वगैरह भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये हम खुद जो एक लेखक है, ये जो एक उनकी धारणा होती है, एक बहुत उससे बढ़िया चीज होती है। तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं पाठ्यक्रम के भी साथ, पाठ्यक्रम से बाहर भी जाकर। और हमारे स्कूल में तो ये हम मानते हैं, ये हमें फ्रीडम भी है कि आप पाठ्य पुस्तक की सारी चीजें खत्म करें, ये जरूरी नहीं है। उसमें से जो आपको रेलेवेंट लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, वो बच्चों के साथ ले, उससे जोड़कर कुछ किताबों के साथ ले, या
काफी सारी चीजें सिर्फ लाइब्रेरी के किताबों के साथ ही ले और पाठ्य पुस्तक को थोड़ा बाजू रखे, अगर हो सके तो। अगर आपको ये मुमकिन ही नहीं है तो आप फिर पाठ्य पुस्तक को लाइब्रेरी के किताबों के साथ अच्छी तरह से जोड़कर बच्चों की रुचि कायम बनाए रखना, ये हमारा सबसे बड़ा इसमें ध्येय है, पहला ध्येय। और फिर उनको उसमें की स्किल्स उनकी डेवलप होना, ये है। तो इस प्रकार मैंने सब ये किया जो आपके सामने मैं सब बता सकी। थैंक यू। और आपको किसी को इसके बारे में क्वेश्चंस होंगे तो हम ले सकते हैं, या फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक आपके पास अगर पाठ्य पुस्तक हो तो आप अगर बता सकते हैं कि ये पाठ है इसमें से करके कोई। पलट लो भगोना। मैं इसके साथ इसके लिए मैं कौन सी प्रकार की किताबें ढूंढूंगी या ढूंढूंगा, या फिर मुझे एकदम से याद आ रहा है कि हाँ ये किताब है, मैं वो इसके साथ जोड़ सकूंगी। तो ऐसे आप अगर कोई बता सके तो बता सकते हैं, या फिर कोई किताब आपके दिमाग में है पहले से ही और वो मैं जोड़ सकती हूँ। ऐसे दूसरी तरफ से भी आप अपना अनुभव बता सकते हैं, या फिर हम प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। थैंक यू। जी सूरज जी। जी मैम, एक थर्ड क्लास की थर्ड स्टैंडर्ड की स्टोरी है, हाँ पाठ है, हाँ। शेरा सवा शेर करके। शेरा सवा शेर, तो अच्छा। हाँ, तो जो किताब पढ़ी मैंने, चूहे को मिली पेंसिल। हाँ। तो दोनों इसमें जो मुख्य पात्र है वो चूहे ही है, ऐसा, या फिर पात्र जो है सिमिलर सिमिलर है, चूहे है। अच्छा। तो इसकी वजह से मैंने ये चूहे को मिली पेंसिल जो बुक है वो ये क्लास के पाठ से जोड़ी है। जी। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को हम उपद्रव करने वाले जो एनिमल्स है, प्राणी है, हाँ। उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे ढेकुन है, डांस है। जी। फिर चूहों को जो ये पाठ है शेरा सवा शेर, इसमें एक कहानी बताई कि एक जो किसान है वो अपनी खेती या फिर अपनी जो पीक है, हम्म। क्रॉप्स है, उसको बचाने के लिए चूहों का कैसे सामना करता है, उनको पकड़ने के लिए क्या करता है। तो अच्छा। ये इस पाठ में बताया है। उसके साथ साथ हम बच्चों से ये भी जान सकते हैं कि अगर आपको चूहे पकड़ने हैं, आप चूहों से परेशान है, तो आप किस किस तरह से आप चूहों को पकड़ सकते हो। जैसे इसमें किताब में बताया कि पिंजरा लगाकर भी हम चूहे को पकड़ सकते हैं। तो ये सारी बातों के बारे में हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। फिर इस किताब को इस पाठ से जोड़ने का ये एक कारण था कि मुख्य पात्र जो है वो चूहा है। जी। जी। हाँ, पात्र चूहा है वो ठीक है, लेकिन आप अगर ढूंढ सके उसके थीम से जुड़ा हुआ, या जो आपको बच्चों के साथ डिस्कस करना है उस पाठ को लेकर, उसके अनुसार अगर आपको कुछ किताबें मिले तो वो ज्यादा अच्छा। कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर सेम है, ये ठीक है, ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप ले सकते हैं वो किताब। लेकिन ज्यादातर आपको जिस चीज के बारे में बच्चों को जो आपको बताना है, उसमें से जो उनको समझ में जो आए, ये आपको जो चाहिए उसके अनुसार आप किताब ढूंढे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। जी। दिनेश चंद्रा, द रेड फ्लावर बुक। जी आप बताएंगे अनम्यूट करके दिनेश जी। जी मैम, ये कलर की बात आ रही थी, तो हम रेड अच्छा फ्लावर बुक्स के माध्यम से हम कलर के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जी बिल्कुल। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? बादल किसके काका, बारिश। अच्छा, तो बारिश के अगर आपका थीम चल रहा है या कोई कविता पाठ चल रहा है तो आप बादल की, बारिश की बहुत सारी किताबें होती है, तो आप उनका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बारिश एक ऐसी थीम है जिसमें बहुत सारी वोकेबलरी भी बच्चों को नई होती है,
जब क्लाउड्स है, लाइटनिंग है, थंडर है, बारिश गिरने की भी अलग अलग वोकेबलरी, जैसे वो इट्स पोरिंग, इट्स रेनिंग तो होता ही है, फिर ड्रिजलिंग होता है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होता है। तो अलग अलग बारिश के गिरने के भी हेल स्टोन्स होता है, जैसे हमारी ओले गिरती है। तो फिर ऐसे इस वोकेबलरी के लिए भी हम काफी यूज कर सकते हैं किताबें। जी, अगर और कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो हम आगे बढ़े फिर। ठीक है। अगला हमारा सेशन है जो गणित के विषय में है। तो वर्षा ताई। जी, नमस्ते। आवाज आ रही है सबको? मधुरा ताई? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सबको। आ रहा है। आप सभी बस मुझे बता दे कब शेयर करना है। हाँ, मैं मेरा नाम बताती हूँ, उसके बाद आप शुरू कीजिए। ठीक। नमस्ते, मेरा नाम है वर्षा। मैं यहाँ कमला नेत्र बाल भवन में इयत्ता सातवीं को गणित पढ़ाती हूँ और 9वीं 10वीं को ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि गणित अध्यापन में हम पुस्तकालय का उपयोग कैसा करते हैं। मधुरा ताई। मधुरा ताई? हाँ, बस 1 मिनट। हाँ। गणित अध्यापन में पुस्तकालय का प्रयोग कैसे करें, ये हम देखेंगे। गणित कहते ही सबको डर लगता है, बच्चों को भी बहुत लगता है, लेकिन गणित का डर जो है छोटे बच्चों को नहीं लगता। उनका डर चौथी कक्षा 5वीं कक्षा शुरू होता है, जब फॉर्मूले इक्वेशंस शुरू होते हैं तब। हमारा काम है कि उनके मन से ये डर को निकालना है और उनको समझाना है कि गणित सिर्फ एक स्कूल का विषय नहीं, बल्कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको पता है बच्चों को खेल और कहानी बहुत पसंद होते हैं। अगर हमने खेल में से या कहानी से पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों की रुचि बढ़ सकती है। मैं माइक के पास जब आके आवाज नहीं आ रही? अब आती है क्या? आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है? आ रही है। अच्छा, पहले का समझ में आया क्या? हाँ, तो हमें कहानी से शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों को पहली दूसरी में डर नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले इक्वेशन शुरू हो जाते हैं तब वो भी उन्हें गणित से डर लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही, मतलब बचपन से ही उनको ऐसे आदत डाल दें कि गणित का तास है तो हम लाइब्रेरी में जाएंगे, खेल खेलेंगे या कहानी सुनेंगे या अपने पास ई लाइब्रेरी है तो वीडियो देखेंगे। इस तरह से शुरुआत की तो उनका डर निकल सकता है। यहाँ मैंने पहली से 7वीं का विचार किया है, लेकिन अभी इस इस पर्पज़ के लिए मैंने एक बुक यूज़ की है जिसकी वीडियो उपलब्ध है, लेकिन मैं इसकी कहानी थोड़ी ही बताती हूँ। हाँ, इससे पहले मैं बताती हूँ, मेरे हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप समझ लेना। ओके, मधुरा ताई नेक्स्ट।
यहाँ मैंने 2 किताबें बताई है, एक मनी मांगो है और एक सोनू और गोनू। किताबें तो बहुत है। हमारे यहाँ के टीचर ने बहुत सारी लिस्ट दी थी। पहली में जब संकल्पना 1 से 10 का पढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं। उसमें से मैंने एक सोनू और गोनू ये चूज़ की। इसकी वीडियो भी ऑनलाइन है। ये हम सिर्फ थोड़ी सी कहानी में बताती हूँ। इसमें क्या है कि सोनू नाम का एक लड़का है, तो बहुत गर्मी है। वो सोचता है आज बहुत गर्मी है, काश मैं नहा सकता तो कितना अच्छा होता। उसने ऐसे कहते ही पानी बरसने लगता है। क्या ये बारिश है? नहीं। तो क्या है वो? तो गोनू है, वो पानी की बौछार कर रहा है। कौन है ये गोनू? तो गोनू हाथी है। तो उसके सोनू और गोनू पानी में खेल रहे हैं। हाथी जो है पानी की बौछार कर रहा है और सोनू खेल रहा है। तो उनको टीना देखती है, वो वहाँ आ जाती है। तो अब कितने बच्चे हुए? एक सोनू और दूसरी टीना। तो बच्चे आंसर देंगे कि 2 बच्चे हुए। फिर उन दोनों को देख के मोनू भी आ जाता है। अब कितने बच्चे हुए? तो अब 3 बच्चे हुए। ये हम लोग आंसर देने के पहले ही बच्चे दे सकते हैं। तो इसका उपयोग हम इसलिए कर सकते हैं कि बालवाड़ी में से जब बच्चे आते हैं तो उनको 1 से 10 तक गिनती आती है या नहीं, ये रिवाइज करने के लिए कर सकते हैं, या इंट्रोड्यूस करने पहले में कर सकते हैं। तो इसके साथ हम अगर बोर्ड पे लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। एक सोनू है और दूसरी टीना आ गई, तो एक और एक 2 हो गए। इस तरह से हम 1 से 10 तक कर सकते हैं। अब ये कहानी जो है हम चुनते समय एक याद रखना चाहिए कि हम कौन से कक्षा को पढ़ा रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। उसी तरह से हम कर सकते हैं। अगर बालवाड़ी से बच्चे आए तो सिर्फ हमें देखना है कि 1 से 10 उनको गिनती आती है या नहीं, तब हम सिर्फ मौखिक रूप से कर सकते हैं। अगर आप पहली में है और आपको एडिशन भी देखना है आती है या नहीं, तो हम गिनती के साथ भी ये कर सकते हैं। तो इसमें अभी हाथी है, बारिश का मतलब बौछार है, पानी की बौछार। तो बच्चों को इसका आनंद भी मिलता है और हम भी देख सकते हैं कि उनको गिनती आती है या नहीं। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। आप आपके लाइब्रेरी में जो है वो यूज करके एक कर सकते हैं। अभी अगला पॉइंट है गणित मज़ेदार है। अब गणित कहते ही सबको लगता है सिर्फ अंक है और उनको हल करना है, उदाहरण है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। गणित में उदाहरणों को हल करना तो होता ही है और उसमें संज्ञा भी याद रखना पड़ता है। लेकिन हम अलग अलग गेम भी उसमें खेल सकते हैं। अगर आप सांप सीढ़ी या अलग गेम तैयार करके रखे होंगे तो खेल सकते हैं। नहीं तो हम पहेलियाँ भी बुझा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा ये गणित को सुलझाने के कौशल में वृद्धि हो जाती है और उनको जो संज्ञाएँ हैं, कुछ अवधारणा है, वो समझने में मदद मिलती है। तो ऐसा ही एक उदाहरण हम देखेंगे अगला, जिस किताब का नाम है चला करूया नींबू शरबत। अभी एक किताब जो है मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगी, फिर मधुरता आपको दिखाएंगी। इसमें क्या है, 8 बच्चे हैं, वो ग्राउंड पे खेल रहे हैं। वो जहाँ खेलते हैं वहाँ एक पेड़ के नीचे राजू चाचा की चाय की दुकान है। तो राजू चाचा क्या करते हैं, उनके लिए शरबत और गिलास रखते हैं। अभी बच्चों का खेल हो चुका है और बच्चों को लगता है कि हमें शरबत चाहिए, तो बच्चे आ जाते हैं। बच्चों को हमेशा कैसा चाहिए कि उसको जितना मिला उतना ही मुझे मिलना चाहिए, तो उनको समान मात्रा में शरबत पीना है। राजू काका ने तो रखा है जग में, अब समान मात्रा में कैसे पिएंगे? तो बच्चों ने कुछ तो आइडिया लगाई है। क्या आइडिया लगाते हैं वो हम किताब में देखेंगे। अभी उसके बाद क्या हुआ, उतने शरबत पीने के बाद
बच्चों को और शरबत चाहिए। उनका दिल नहीं भरा, उनको लगा कि हमें और शरबत चाहिए। वो फिर राजू चाचा के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें और शरबत चाहिए। तो राजू चाचा ने कहा मैंने वहाँ लिख के रखा है, आप वैसे शरबत कीजिए। थांबा, 1 मिनिट थांबा जरा, मी सांगितलं सुरू। हो हो हाँ। हाँ, मग राजू चाचा ने वहाँ लिख कर रखा है और कहा कि वैसे बनाए। तो राजू चाचा ने लिखते समय क्या किया, अपूर्णांक में लिखा। उन्होंने लिखा 1/10 नींबू का रस लीजिए, 2/10 चाशनी लीजिए, 7/10 पानी डालिए, इस तरह से शरबत बनाइए, ऐसा उन्होंने कहा। तो बच्चों को बनाना आया क्या, तो हमें एक कहानी पूरी बताने से पहले हम यहाँ रुक सकते हैं और उनको पूछेंगे कि अब हम क्या करेंगे, और उनके उत्तर मिलने के बाद हम ये किताब उनको पढ़ा सकते हैं। हम देखेंगे किताब में क्या है। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ये आपको दिखता है या मैं पढ़ूं? दिखता है सबको? हाँ ते पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे ले जाती हूँ जिस पे आपको। हाँ दिख रहा है। हाँ, क्या किया यहाँ बच्चों ने, देखिए। राजू चाचा ने उनसे कहा है कि बोर्ड पर उन्होंने विधि लिखी है। बच्चों ने पढ़ा और उन्होंने शरबत तैयार करना शुरू किया। उन्होंने पहले 8 हिस्से बनाए थे, हाँ, तो 2 ज़्यादा ऐड किए हैं। आधीची स्लाइड दाखवा। तो ऐसे ही बच्चों ने शरबत बनाया और उसका मजा लिया। ये कहानी हम तीसरी चौथी को पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं और उनको मौका भी दे सकते हैं। अगर आगे 5वीं छठी को ये तार्किक कोड़ी और मस्करी रंजक गणिताशी ऐसे किताब है आपके पास, जो उपलब्ध है वो ले सकते हैं। इसमें थोड़े से स्तर बड़ा है इसका, तो ये किताब यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी कोड़ी की किताब मिलती है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी पहेलियाँ होती हैं, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आगे का पॉइंट है, हम ये सब किताबें धारणा की जांच करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक कहानी है 5 लिटिल मंकीज, आपको पता है, कविता है। इसमें 5 मंकी जो है वो बेड पे कूद रहे होते हैं, तो एक नीचे गिरता है, तो बेड पे
कितने रह जाते हैं, ये हम बच्चों को पूछ सकते हैं। अगर ये पूछते समय ही हमने बोर्ड पे लिखा कि 5-1 और बच्चों को आंसर पूछा, तो हम उसी टाइम घटाव की संकल्पना जांच सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी किताबें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कहानी पूरी नहीं सुनानी है, थोड़ी थोड़ी करके सुनानी है। मतलब 5 थे, एक गिर गया, कितने रह गए, फिर 4 थे, उसमें से गिर गया तो कितने रह गए। ऐसे करते करते हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, समझ बढ़ाने के लिए भी किताबों का बहुत अच्छा उपयोग होता है। जब हम ज्योमेट्रिक फिगर्स सिखाते हैं, आकृतियाँ बच्चों को सिखाते हैं, तब बच्चों को सिर्फ त्रिकोण, चौकोन, षटकोण ऐसे कहने से समझ में नहीं आता कि इसका क्या उपयोग है। वो सिर्फ आकृति के हिसाब से सीख पढ़ते हैं। तो वो आकृति और हमारी ज़िंदगी में इनका क्या तालमेल है, क्या कनेक्शन है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी एक कहानी है यहाँ, मनी माऊचा त्रिकोण आणि षटकोण। ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है, शायद हिंदी में भी होगी, प्रथम बुक्स की है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो इसमें क्या है, एक बिल्ली है और वो क्या करती है, वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के आकार देखती है। कौन कौन से आकार उसे दिखते हैं, तो ये हम देखेंगे इस कहानी में। बिल्ली जब बाहर जाती है तो उसे एक छत दिखता है, उसका आकार कैसा है। फिर वो जाके खिड़की में बैठती है, तो खिड़की का आकार कैसा है। आगे चलकर उसे एक पतंग दिखता है, पतंग का आकार कैसे है। तो ये जब आप कनेक्शन जोड़ेंगे तो बच्चों को जल्दी ही समझ में आएगा और उनके दिमाग में रह जाएगा कि ये हमारे जीवन में ऐसे हम आकार देखते हैं। देखो यहाँ लंबोतरी खिड़की, आयताकृति रेक्टेंगुलर खिड़की है, और यहाँ हम त्रिकोण, चौकोन अगर बोलते हैं तो यहाँ वो उनका विशेषण बन जाता है। त्रिकोणी, आयताकृति, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ऐसे। ये पतंग के आकार कैसे हैं, ये चौरस है, स्क्वायर है, चौकोर। यहाँ बेलनाकार आहे, सिलेंड्रिकल है, गोल चटाई है, अंडाकार शीशा है, और आइसक्रीम का कोन है। यहाँ षटकोण है, एक चांद का आकार है। तो यहाँ अलग अलग आकार दिखाए हैं। चौकोन मतलब त्रिकोणीय, आयताकार, चौकोर, बेलनाकार, शंकु, अंडाकार, षटभुज एक्सेट्रा। तो इस आकार से ये आकार फिर हम उनको नोटबुक में निकालने को कह सकते हैं और दोनों का संबंध लगा सकते हैं। ऐसे एक और एक किताब है, डग्गूचा फराळ, मराठी में है। इसमें भी फराळ मतलब दिवाली का सब खाद्य है। वो बच्चा देखता है लड्डू कैसे आकार का है और करंजी कैसे आकार की है, शंकरपाड़ी कौन से आकार की है। ऐसे ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। और एक किताब है प्रथम बुक्स की, जिनू और उसकी आजी, जिनू आणि तिची आजी, ऐसी एक किताब है। उसमें जिनू की आजी जो है वो उसको अलग अलग आकार करके दिखाती है और वो अलग अलग आकार के साथ जिनू एक बहुत अच्छा चित्र बनाती है। तो हमें ये किताब कौन से कक्षा को यूज़ करना है और हमारा उद्देश्य कौन सा है, उस हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इसमें जो आकार दिए हैं वो त्रिमिति भी है, आगे पिरामिड जैसा समोसा ऐसा भी बताया है। तो इसमें सूची भी यूज़ की है, चित्ती भी यूज की है, द्विमिति भी है, त्रिमिति भी है। तो
हम अपने हिसाब से मतलब दूसरी को क्या पढ़ाना है, तीसरी को क्या पढ़ाना है, इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से समझ बढ़ाने के लिए पुस्तकों का उपयोग होता है। अभी ये सब हुआ पहली से चौथी तक। आगे के बच्चों को इससे ज़्यादा कुछ देना पड़ता है हमें, और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ी हुई होती है। तब उन्हें बताना चाहिए कि गणितीय विशेषज्ञों की जानकारी आप प्राप्त कीजिए। हाँ, तो उससे क्या होगा, उनको इतिहास को समझना ज़रूरी है, ये समझेगा। और कोई भी खोज अचानक और शीघ्रता से नहीं लगती। मतलब ये जो गणितज्ञ हैं वो कोई भी खोज करेंगे तो अचानक से नहीं करते, तो उन्होंने भी बहुत सा काम किया होता है। कई बार वो उसमें सफल नहीं होते हैं, तो ये भी बच्चों को बताना ज़रूरी है। गणितज्ञ और हम अलग नहीं है। अभी हम रामानुजन की स्टोरी मालूम है बहुत लोगों को। वो बहुत होशियार थे, लेकिन सिर्फ गणित और इंग्लिश में, बाकी के सब्जेक्ट में उनको बहुत कम मार्क मिलते थे। वो सलग 3 बार फेल हुए थे, लेकिन गणित में टॉप आए थे, इंग्लिश में टॉप आए थे। बाकी के सब्जेक्ट के पढ़ाते समय भी उनका ध्यान सिर्फ गणित के ओर रहता। तो ऐसे गणितज्ञों की जानकारी से बच्चों की रुचि बढ़ती है। हमारी लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं। नेक्स्ट मधुरते, इसमें ये सब जानकारी दी गई है। अब हम कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका हमको सिर्फ पाइथागोरस के बारे में मालूम है, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने इसकी खोज लगाई थी पहले। तो ये किताब पढ़ने से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों को अच्छा लगता है, किसी को इससे रिसर्च करने का भी मन में आ सकता है। और ये उससे आगे कुछ बुक्स है, संज्ञा कोश, 5वीं से 7वीं लेकर संज्ञा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चों को इसका ज़रूर उपयोग करने देना है। इसमें क्या है, इसमें आकृति का गुणधर्म भी दिया है। मतलब जब हमने क्वाड्रिलेटरल बोला या चौकोर बोला तो बच्चे सिर्फ स्क्वायर ही निकालते, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस नहीं करते। लेकिन अगर आप संज्ञा कोश दिखाएं तो उसमें ये सब अच्छे से लिखा है कि स्क्वायर क्या है, उसके डायग्राम में ही समझ में आता है कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या है। और क्या होता है, जब बच्चे अगर स्क्वायर देखने गए संज्ञा कोश में, तभी वो देखते समय और 2-4 संज्ञाएं उनके नज़र से उनको दिख सकती है। इस तरह से क्या होता है, उनकी गणित की भाषा भी अच्छी होती जाती है, गणित की भाषा समझने लगते हैं। गणित की भाषा क्या है, जब हम कहते हैं कि त्रिकोण, तो त्रिकोण क्यों कहते हैं? 3 कोण है इसलिए त्रिकोण कहते हैं। समभुज, तो 4 बाजू सम है इसलिए समभुज कहते हैं। इस तरह से गणित की भाषा भी समझ में आती है। और इस संज्ञा कोश देखने से बच्चों की शब्दावली भी बढ़ती है, इसलिए हमारे लाइब्रेरी में इसका उपयोग करना ज़रूरी है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम पहली के लिए अलग संज्ञा कोश, दूसरी के लिए अलग संज्ञा कोश बना सकते हैं खुद का। जो वहाँ पे संज्ञा है उसका उपयोग करके हम ये बना सकते हैं। नेक्स्ट, इन सब के बीच में गणित का प्रैक्टिस, अभ्यास होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें वर्कशीट बनाना पड़ता है। तो वर्कशीट सब लोग बना नहीं सकते। मतलब वर्कशीट में क्या होता है, अलग अलग के उदाहरण बनाना ज़रूरी है, और शिक्षक की भी मर्यादा होती है, हर तरह के वर्कशीट वो बना नहीं सकते। तो हम ऐसे समय कुछ किताबों की मदद ले सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ किताबें हैं, नेक्स्ट में दिखाई है। नेक्स्ट में यहाँ गोवा गणित गम्मत ऐसे दिखाए हैं। ये 4 पार्ट है इसके, पहली से लेकर चौथी तक आप यूज कर सकते हैं। और ये ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स की भी बहुत अच्छी किताबें हैं। इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे
अच्छे अच्छे वर्कशीट दिए हैं। तो हम वर्कशीट तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी वर्कशीट अगर तैयार है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी लास्ट में देखते हैं कि इस तरह से बहुत छोटी कक्षा से पुस्तकों का उपयोग हम कर सकते हैं और हमारा विषय दिलचस्प, रोमांचक और मज़ेदार बना सकते हैं। किताबें बच्चों को बांधे रखती है, बच्चों की अवधारणा एक पूर्ण रूप लेती है, बच्चों का विषय पसंदीदा हो जाता है। ये सब बातें अगर हमने बच्चों को किताबें गणित के साथ जोड़े तो हो सकता है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने की शुरुआत करने के पहले मैं कुछ एक कहना चाहूंगी कि आपने एक स्लाइड में भूमिति संज्ञाकोश देखा था। 2 संज्ञाकोश थे, बीजगणित, अंकगणित और छोटे बच्चों के लिए सेकेंडरी के लिए, और एक तीसरा वाला था भूमिति संज्ञाकोश। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये संज्ञाकोश हमारी टाटा फेलोशिप के दरमियान वर्षाताई ने खुद बनाई है, भूमिति संज्ञाकोश। तो उन्हें 1 साल की फेलोशिप मिली थी और उसके दरमियान उन्होंने भूमिति का संज्ञाकोश बनाया। थैंक यू। कोई पूछना है? समझ में आई क्या हिंदी आपको? तैयार जी, समझ में आई पूरी। हाँ, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये सब और एक प्रेजेंटेशन है, वो होने के बाद अगर आपको सब मिलके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं पूरे इस दोनों दिनों के सेशंस पे, तो हम पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं जी। शुरू करें? जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोमनाथ घोरपड़े है। मैं कमला नीलकर बाल भवन में 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा को भूगोल विषय का अध्यापन करता हूँ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। कल से आप सभी ने अलग अलग विषयों के पाठ्यपुस्तक के साथ पुस्तकालय की जो किताबें हैं और उनको जोड़ के जो कुछ गतिविधियां आप ले सकते हो, इसके बारे में अलग अलग विषयों के तज्ञ शिक्षक ने आपसे बातचीत की, उसके बारे में आपने जाना है। तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ काम करते वक्त आपको उसकी मदद होगी। तो आज मैं आपके साथ भूगोल और पर्यावरण विषय के बारे में बातचीत करूंगा। देखिए, ये भूगोल विषय जो है, ये विषय सामाजिक विज्ञान में आता है। तो सामाजिक विज्ञान का जो दायरा है तो बहुत बड़ा है, जिसमें हम देखते हैं अलग अलग विषय उसमें समाविष्ट होते हैं, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, राज्यशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है। तो ये सब विषय की विस्तृत शाखा है, सामाजिक विज्ञान में आती है। तो सामाजिक विज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें से भूगोल विषय आता है। आगे की स्लाइड, ये आपको दिखाई देगा कि इसलिए सामाजिक विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें अलग अलग विषयों के विस्तृत श्रृंखलाएं शामिल हैं। अभी हम भूगोल विषय का अध्यापन देखेंगे। तो भूगोल विषय पढ़ाते समय हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपको क्या लगता है? मुझे कोई भी 1-2 लोग बताएंगे, भूगोल विषय पढ़ाते समय हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कोई भी बताओ। आप सब भूगोल पर्यावरण के बारे में अपने बच्चों के साथ
अलग अलग गतिविधियां लेते होगे, पढ़ाते होगे, तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, आप बता सकते हो? बच्चों की निरीक्षण क्षमता जो है वो बच्चों की निरीक्षण क्षमताएं बढ़ाना और आसपास की भौगोलिक विषय, आवाज नहीं आ रही, परिवेश में जो हो रहा है उसके बारे में उसको जानकारी, उसके परिवेश घटनाओं में सहसंबंध बैठाना और अवलोकन की मतलब क्षमता को बड़ा तीक्ष्ण बनाना उसके, कि वो किस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनके बीच में क्या कारण है और उनके बीच क्या संबंध है, उन सब के कारकों को वो समझ सके। आपने सही कहा कि उनके परिवेश में जो कुछ चल रहा है, उनके परिसर में, उनके जो आजू बाजू में परिसर में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में उनको जानकारी देना, उनको निरीक्षण क्षमता को बढ़ाना, यही भूगोल विषय का उद्देश्य होता है। उसमें से और उद्देश्य में जो हम देखें तो उसमें बच्चों में सामान्य पर्यावरण से बच्चों को रूबरू कराना और पर्यावरण के बारे में उनमें जागृति लाना, ये उद्देश्य खास करके इसमें हम लेते हैं। फिर उनके इर्द गिर्द का जो सभी वातावरण है, जो घटनाएं हैं, अलग अलग घटनाएं होती है जिसका हम भौगोलिक तौर पर उनमें जागृति लाते हैं और वो उसके बारे में उनसे पूछते हैं, उनको आकलन आने के लिए कुछ गतिविधियां लेते हैं। तो इसलिए ये उद्देश्य हमारा भूगोल विषय पढ़ाते समय होता है। आगे की स्लाइड। अब देखिए, जो मैंने अभी कहा, भूगोल विषय में विभिन्न विषय घटकों में विभिन्न तत्वों का अध्ययन तो हम करते हैं, आपने जो अभी कहा उसका ही वो भाग है। फिर भूगोल विषय के बारे में सोचेंगे तो अलग अलग शाखाएं उसमें होती है, जैसे कि सामान्य भूगोल है, प्राकृतिक भूगोल है, मानवीय भूगोल है और प्रायोगिक भूगोल है। ये भूगोल विषय की अलग अलग शाखाएं होती है और ये अलग अलग शाखाओं में अलग अलग विषय घटकों के भिन्न तत्वों को हम जानते हैं, उसका अध्ययन बच्चों में लाने की कोशिश करते हैं। और ये सभी शाखाएं मानवीय जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम ये सभी शाखाओं में जो घटक है, जो तत्व है, उसका अध्ययन करते हैं। बाकी शिक्षा में क्या होता है, तो शिक्षा में पहला जो महत्वपूर्ण होता है उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन, जो अंतरक्रिया। जो शिक्षा में अंतरक्रिया होती है वो अंतरक्रिया छात्र और शिक्षक के बीच होती है और छात्र और छात्र के बीच, यानी आपस में भी इंटरेक्शन उनका होना चाहिए और जो बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद प्रक्रिया में क्या होता है कि बच्चों के विचारों का आदान प्रदान हो। जो टीचर बताते हैं बच्चे सुनते हैं, ऐसा नहीं चलेगा कि टीचर और बच्चों में अंतरक्रिया के साथ साथ, इंटरेक्शन के साथ साथ विचारों का देवान घेवान के विचारों की आदान प्रदान भी होना चाहिए, वो प्रक्रिया में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सभी छात्र की सक्रिय भागीदारी, जो हम अध्यापन कर रहे हैं उसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना, ये शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आगे अभी पुस्तकालय क्यों, तो पुस्तकालय के बारे में मंजरी ताई से अभी सभी ने उस पर प्रकाश डाला है, तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं बोलूँगा। लेकिन हम जो विषय पढ़ाते हैं, अगर कोई भूगोल विषय हो या कौन सा भी विषय हो, हम बच्चों के साथ जो विषय पढ़ाते हुए हमको ज़्यादा की नॉलेज, ज़्यादा का ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो पुस्तकालय में जाने के बाद हमें वो हमारी समझ बढ़ती है, ज़्यादा की जानकारी हमें मिलती है, तो इसलिए हम पुस्तकालय में जाना जरूरी है। दूसरा, हम जो घटक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हमें पढ़ाना है, उसको प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हमें तो ज़्यादा की जानकारी लेने के लिए पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। उसके बाद में विषयों को समझने के लिए संदर्भ साधन जो होते हैं, किताबें होती है, संदर्भ ग्रंथ होते हैं, कोई उपकरण होता है, उसको भी हमें ग्रंथालय में जाके उसको देखना पड़ता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर कुछ अलग अलग जो घटक हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अलग अलग जानकारी इकट्ठा करने के लिए छात्रों को हम पुस्तकालय में लेके जा सकते हैं, उनको खोजने को कह सकते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि पुस्तकालय की किताबें जो है
जो पाठ्य पुस्तक जो हमें पाठ्यक्रम में जो पाठ है उनसे जोड़ने का काम भी हम पुस्तकालय के माध्यम से करते हैं। इसीलिए पुस्तकालय अध्यापन प्रक्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। और उसके आगे जाएंगे। अब मैं भूगोल विषय के बारे में एक मुझे जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन और लोक जीवन के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, किस तरह से ये घटक मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, साहित्य जो लगेगा उसमें लोक कथाएं और विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित बातें जिन किताबों में है उन किताबों का मैं चयन करूंगा। जो हमारे पुस्तकालय में इसके संदर्भ में जो जो किताबें हैं वो सभी किताबें मैं इकट्ठा करूंगा। फिर उसमें मैंने यहाँ कुछ मराठी और अंग्रेजी पुस्तक के कुछ नाम दिए हैं जो मुझे ये घटक पढ़ाने के लिए मददगार होगी। उसमें हिमचापे है, पर्जन्यवने जिवंत झाली जैसे कुछ किताबें मैंने दी है जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन और लोक जीवन पर प्रकाश डालने वाली है, इसलिए मैंने वो किताबें ली है। इसमें आपको सूचना है कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा की भी किताब का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आगे अभी गतिविधियां हम क्या करेंगे। आपने तो किताबों का चयन किया, पहले तो मैंने बताया। आप जो पढ़ाने वाले हो, जो घटक आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो, उसके बारे में जो किताबें आपने ली है उसका चयन किया। बाद में कक्षा में जाने के बाद हमने वो सभी चुने हुए किताबें कक्षा में लेके गए। बच्चों की संख्या कितनी है उसके अनुसार बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाए और उनके पसंदीदा किताब एक एक किताब वो समूह में दी। उसके बाद छात्रों ने समूह में उसके वो किताब पढ़ के उस पर चर्चा की और भौगोलिक घटकों को जो कुछ उसमें है उसके बारे में चर्चा की और जो हमने उनको पॉइंट्स दिए हैं वो उन्होंने अपने नोटबुक में लिखे, जिसमें शामिल है तापमान के बारे में क्या उस किताब में आया, जगह के बारे में क्या आया है, वनस्पतियों, जीवों, लोक कथाओं, लोगों के व्यवसाय, उनके आहार के बारे में, त्योहार के बारे में, समारोह के बारे में, कोई इन सभी पॉइंटर्स के ऊपर से उस किताब में जो जो कुछ लिखा है वो सभी पॉइंट आउट समूह में बच्चे करेंगे। उसके बाद उनका सब होने के बाद प्रत्येक समूह को हम कक्षा में उन्होंने जो किताब लिया था उसको प्रस्तुत करने को बोलेंगे, उनको उतना अवसर देंगे। अवसर देने के बाद जो भौगोलिक कारकों पर उन्होंने चर्चा की थी उसके बारे में वो सभी कक्षा को बताए कि हमारे पास ये किताब आया था, ये इस किताब में ये स्टोरी है, इसमें भौगोलिक दृष्टया जो कुछ आया है वनस्पति के बारे में जिक्र होगा, जीवों के बारे में, लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जो कुछ है वो सभी पॉइंट्स कक्षा के आगे सभी बच्चों के सामने वो समूह प्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा। और फिर प्रस्तुत करने के बाद वो सभी हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उसके हिसाब से ये कहाँ का हो सकता है, किस क्षेत्र का संसाधन हो सकता है, उसके बारे में हम जो पढ़ाना है, जो घटक, जो नैसर्गिक प्रदेश हमें उन्हें सिखाना है, तो उस पर हम बच्चों को ले जा सकते हैं। तो इसलिए इस गतिविधि के माध्यम से हम एक एक नैसर्गिक प्रदेश बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वहाँ का तापमान कैसा है, वह किस जगह स्थित है, वनस्पतियाँ कौन सी उधर होती है, जीव कैसे होते हैं, लोक कथाएं और लोगों का जीवन के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। आगे अभी मैंने एक किताब ली थी, जैसे मैंने उदाहरण में दी थी, पर्जन्यवने जिवंत झाली, एक किताब है लाइब्रेरी की, रीड इंडिया की किताब है। इसमें जो स्टोरी है, इसमें कामायुरा जनजाति के लोगों के बीच जाने वाली 4 कथाएं, उसमें से एक कथा इसमें दी गई है। और इसमें ब्राजील में अमेजोन वर्षा वन जो है, जो विषुवृत्तीय अरण्य के प्रदेश में आती है, उसका जिक्र इस स्टोरी में है। तो मैंने ये किताब ली थी। आगे अभी देखिए, इस किताब में अमेजोन वर्षा वनों का जिक्र है। फिर उसमें पेड़ घने हैं, लंबे हैं, कठिन है और मजबूत होते हैं, मांसल और रंगीन पत्तों वाले पेड़ होते हैं, विभिन्न छोटी बड़ी लताओं का जिक्र किताब में होता है। तो बच्चे जब ये किताब समूह में पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो वो अलग अलग पॉइंटर्स के ऊपर लिखेंगे कि यहाँ के पेड़ कैसे हैं,
कौन से है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके अलग अलग लताएं जो परोपजीवी वनस्पति वगैरह बोलते हैं उसका जिक्र इसमें आया है। तो वो सभी यहाँ इस किताब में आया है। आगे फिर प्राणी के जीवन के बारे में जो कुछ उस किताब में आया है, तो उसमें आर्मोडिलोस, पेंगोलिन्स, केमॉन, जो अमेज़न के में पाया जाने वाला छोटा मगरमच्छ ऐसा प्राणी, उसका भी इसमें जिक्र आया है, वो भी बच्चों ने पॉइंट आउट किया है उसके आगे। और इस किताब में हमें कामेरा जनजाति के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके घर कैसे, उनका आहार कैसा है, भोजन में क्या होता है, कृषि के बारे में लिखा है, उनके व्यवसाय अलग कौन से हैं, वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनके शौक कौन से हैं, ये सभी इस कथा में आता है और इसलिए हमने ये किताब का चयन किया है। आगे और इसी किताब में आगे जाकर विषुववृत्तीय साधारित वन क्षेत्र की विशेषताएं बताई गई, जैसे कि जलवायु में सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यहाँ के पेड़ हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो बड़े होते आपस में स्पर्धा उनकी होती है, वो आगे आगे जाते हैं, तो बहुत सारा घना जंगल होता है, इसलिए सूरज की किरणें जमीन पर नहीं थी, इसलिए जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, ये उसमें जिक्र आया है। फिर पशु जीवन के बारे में रंगीन पंछी है, विभिन्न प्रजातियों की तितलियां इधर है, जुगार है, असलस्कोप है, बंदर है, मेंढक है, सालिंदर, कछुए, सांप और गिद्ध, सभी प्रकार के प्राणी यहाँ दिखने को मिलते हैं। ये सभी उस किताब में जिक्र आया है। फिर अभी ये किताब के बारे में हो गया, तो अभी आपको सबको जानकारी होगी 2019 में जो अमेज़न का जंगल था उसको आग लगी थी। हमने सभी ने उसके बारे में खेद व्यक्त किया, उसको बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन बहुत सारा जंगल वहाँ आग में खाक हो गया। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना हमारे किताब में नहीं है, लेकिन बच्चों को पर्यावरण के बारे में हम पढ़ाते समय इस अमेज़न जंगल का जागतिक महत्व क्या है, भौगोलिक महत्व क्या है, ये पढ़ाने के लिए हम बच्चों को ग्रंथालय में, पुस्तकालय में लेके जा सकते हैं। जो न्यूज़पेपर है उसमें ये दोनों फोटो वहाँ से लिए है, जिसमें ये जंगल आपको जला हुआ दिखाई देता है, तो बच्चों को ये दिखा के उनके मन में इसके बारे में क्या उनके मन में आता है वो हम जान सकते हैं। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। तो इसलिए हम जो ज्वलंत जो घटनाएं घटती है, जो पहले आपने कहा कि हमारा भूगोल विषय का अध्यापन का उद्देश्य क्या होना है, उसमें जो अलग अलग भौगोलिक घटनाएं घटती है, कभी कभी तो चक्रवात आता है, कभी कभी महापुर जैसी आपदा आती है, कभी कभी किसी जंगल में आग लग जाती है, कभी कभी भूस्खलन होता है, ये चीजें घटते रहती है, ये निरंतर चलती रहती है। तो इसके बारे में भी बच्चों को हमें बताना है, पेपर में से कुछ कातरनी निकालनी है, उसके बारे में कुछ फोटोग्राफ हमें लेके आना है और बच्चों को ये सभी देने के बाद उनमें उसके बारे में जागृति लानी है। ये ब्राजील का जो जिस किताब में जिक्र है, इसलिए मैंने ब्राजील का इसमें दिया है। 20,700 वर्ग किलोमीटर का जंगल अभी खाक हो गया 2019 में, और इसे दुनिया के फेफड़ा कहते हैं। तो इसका महत्व अमेज़न जंगल का ये है, तो इसके बारे में भी बच्चों को हमें जागृत करना है, उनमें पर्यावरण के बारे में जागृति लाना है। आगे अभी बच्चों के लिए हम काम क्या दे सकते हैं, तो अमेज़न के उष्णकटिबंधीय जो जंगल है, अभी हमने एक जमाती की किंवा जनजाति की हमने जानकारी ली, और दूसरे भी कुछ जनजाति है उसके बारे में हम बच्चों को काम दे सकते हैं कि जाओ पुस्तकालय में जाके अमेज़न के उष्णकटिबंधीय जंगल में रहने वाली दूसरी कौन सी जनजाति के बारे में आप अभ्यास करो, सर्च करो, खोजो, उनकी वो कहाँ रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, उनकी रहन सहन कैसे है, उसके बारे में बच्चे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, पुस्तक में वर्णित क्षेत्र जो है ब्राजील है, अमेज़न का जो जंगल है वहाँ का, उसके बारे में नक्शे पे जाके वो क्षेत्र कहाँ है, अक्षवृत्तीय विस्तार उसका कहाँ है, कहाँ है, वो जगह किस जगह स्थित है, उसके बारे में दुनिया के नक्शे पे वो जगह कहाँ है वो खोजने को हम बोल सकते हैं।
उसके बारे में बच्चों को अलग अलग हम प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय जंगलों के वनस्पतियां, वहाँ के प्राणियों के बारे में प्रकल्प दे सकते हैं, लोक जीवन के बारे में प्रकल्प दे सकते हैं। तो बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट भी हम प्रकल्प दे सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ बच्चे जहाँ कुछ जिधर रहते हैं, जो उनकी जगह जहाँ कुछ स्थित है, तो उनके क्षेत्र की प्राकृतिक संसाधन और लोक जीवन के बारे में भी बच्चे लिख सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, उनके यहाँ कौन सी हवामान कैसा है, वहाँ वनस्पतियाँ कौन सी है, प्राणी कौन से है, वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में बच्चे वह भी प्रकल्प बच्चे कर सकते हैं। तो अलग अलग हम बच्चों को काम इस हिसाब से दे सकते हैं। आगे तो ये कुछ किताबें हैं, मैं इस पर ये उदाहरण दाखिल दिए थे, लेकिन मुझे एक ही बताना था। और किताबें हैं, अभी ये जो है सोना की सफर नाम का एक किताब है, जो इसमें रेगिस्तान जो होता है उसमें सभी वाळवंटी प्रदेश के बारे में जानकारी है। तो वो दी गए है। ऊंट और उसके छोटे बच्चे के बारे में स्टोरी है, उनकी शरीर रचना कैसी है, वहाँ की उनकी टांगे लंबी क्यों है, उसका कुबड़ जो होता है वो क्यों है, इसके बारे में है। आगे, और वहाँ का मरुस्थलीय जलवायु कहाँ कैसा है, जैसे कि गर्म मौसम है, पीली रेत के बारे में है, और वहाँ की जो चक्रवात होता है रेत का, उसके बारे में है। मरुस्थलीय आर्द्र भूमि, जैसे कि जहाँ मरुद्याने बोलते हैं हम उसको, ओएसिस, जहाँ पानी उपलब्ध होता है, उसके बारे में जिक्र है। तो अलग अलग नैसर्गिक प्रदेश पढ़ाने के लिए पुस्तकालय की अलग अलग किताबों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब भी हमें छठी कक्षा के लेके आगे बच्चों तक इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पहली और चौथी कक्षा का हम जिक्र यहाँ करें तो उनके लिए अलग किताबें हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध होती है, जैसे कि मराठी में पुस्तक है कि पाणी हे जीवन, पाण्याची किंमत, एरे रे पावसा, इंग्लिश में है तो रेन, द रिवर्स एट नाइट। इसके बारे में अलग अलग जो एक पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक बच्चों के लिए, जिनको भूगोल नहीं है लेकिन परिसर अभ्यास का उनका अध्यापन उनको हम करते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी किताबें हैं जो भूगोल, इतिहास और पर्यावरण से जुड़े हुए, हम उसको जुड़ाकर बच्चों में उसके बारे में जानकारी ला सकते हैं। और उनको उनमें जागरूकता लाने के बाद इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ का पर्यावरण अच्छा रखने के लिए हमारी कौन सी जिम्मेदारी है, इसके बारे में बच्चों को लेके जाने के लिए लाइब्रेरी में अलग अलग किताबें हैं। वो पहली से चौथी कक्षा तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ही मोटा मोटी मैंने कहा है, और बहुत सारी एक्टिविटी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही किताब का आपको आपके सामने रखा है। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सूरज जी, तुम्हाला पुस्तक कुठलं बघायचंय? पुस्तक कोणते आहे एकदा दाखवाल का? विचारलं हे पर्जन्यमानच्या बद्दल जे होतं ना, आधी पुस्तक दाखवलं Amazonचं. हा, त्याचं नाव सांगता घोरपडे सर? ये रीड इंडिया का किताब है, पर्जन्यवने जिवंत झाली। गीतिका जैन और अरण्या जैन ने उनका पुनर्लेखन किया है, और इसमें अलग दूसरे भी किताबें हैं उसमें, और सभी लगभग सभी भाषा में है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़ी, सभी भाषा में उसका भाषांतर हुआ है। और वो भाषांतर प्रथम बुक्स ने ही किया है पुस्तक। तो ये ऐसी किताबें है। और कोई प्रश्न है? पूरे सभी सेशंस के बारे में कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे आज 3 सेशंस हैं वो हो चुके हैं। तो कल के कुछ सेशंस, आज के आपको कोई भी प्रश्न हो, कुछ शेयर करना हो तो जरूर करें। हेलो
जी मैं लक्ष्मी बोली यूपी से मैम। जी मैम ये कहना चाह रही थी मैं कि सर ने जैसे बताया तो हमारी लाइब्रेरी में कई सारी पुस्तकें मौजूद होती हैं, हाँ है ना? हाँ मैम, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे बच्चों के साथ माना पाठ्यक्रम का हम सेशन ले रहे हैं, उस दौरान पढ़ाने के समय क्या लाइब्रेरी में ले जाना चाहिए या फिर वो पाठ्यक्रम समाप्त करने के बाद ले जाना चाहिए? सर हेलो। इसमें जब हम पहले क्या करते हैं, जी हम आवश्यकता के अनुसार कभी तो बच्चों को कुछ पहले पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद में उनकी ज्यादा जानकारी के लिए हम लाइब्रेरी में लेके जा सकते हैं। कभी तो उनको कुछ घटक हम देंगे, कुछ काम देंगे, बच्चे जाएंगे लाइब्रेरी में, उसके हिसाब से कुछ किताबें चुनेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, फिर आने के बाद हम उन्होंने जो जानकारी लाई है उसके बारे में कक्षा में उसके सभी के साथ उसकी चर्चा भी कर सकते हैं। जैसे आपका घटक कौन सा है, कंटेंट किस कैसा है, उसके हिसाब से हम पहले लाइब्रेरी में जाए या पहले उनके साथ कुछ प्राथमिक स्वरूप की कुछ बातचीत करें, उनके कुछ प्रश्न है, उनके कुछ डाउट्स है, उसको क्लियर करें और बाद में लाइब्रेरी में पुस्तकालय में लेके जाइए। आप पर निर्भर है, आप उसके बारे में सोच सकते हो। आपका कंटेंट कौन सा है उसके हिसाब से हम करते हैं। थैंक यू सर। मंजरी ताई आप बात करेंगे सबसे? हाँ जी सबको नमस्ते फिर से। 2 दिन हमारे कुछ बातें हमारी चल रही थी, कुछ प्रेजेंटेशन किया हुआ था, कुछ बातें साझा की थी। अभी मुझे लग रहा है कि इन 2 दिनों में इतनी सारी बातें हमने देखी है, सुनी है, कि थोड़ा उनको पकड़ के क्या बोलते उसको एंड में कि हमने क्या किया 2 दिन, ये देखने की मुझे जरूरत लगती है। जैसे रिकैप जैसा, लेकिन बस खाली ऐसे मैं बिंदु नहीं बताऊंगी कि ये रिकैप का बिंदु है, ये भी किया था, ये भी किया था, ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन पहला सेशन बाकी सेशंस के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगी, ताकि आपको सिर्फ यही सेशन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं और आप जाके अपना अपना काम कर सकते हो, और जितने सेशंस लिए उनमें जितने बिंदु थे उनमें कई और बिंदुओं की आप और कई बिंदु जोड़ देंगे। हाँ, तो एक सीधी सी बात है। पहला है, हम ठीक तरह से हम समझेंगे कि पाठ्य पुस्तकों की मर्यादाएं क्या है। हाँ, फिर मर्यादाएं समझने के बाद हम उन मर्यादाओं को दूर करने के लिए और किताबें, वीडियोस, न्यूज़पेपर्स, फिल्म्स, बाकी और कुछ बाकी और भी चीजें आजकल मिलती है, उन सब का कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम सोचेंगे। दूसरी हमारा उद्देश्य है, बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो हमारा स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए कि सीखने के बारे में बच्चों में रुचि निर्माण हो। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ के जाते हैं, ड्रॉप आउट हम बोलते हैं उनको, और छोड़ के जाते हैं ऐसा बोलते हैं, पर एक्चुअली हमने उनको ढकेल दिया है, क्योंकि उनके मन में हमने कभी सीखने के बारे में रुचि पैदा करने का, रुचि निर्माण करने का प्रयास नहीं किया हुआ है। या तो उनके मन में डर होता है, जैसे वर्षाताई ने आज बोला कि गणित के बारे में कई बच्चों के मन में डर होता है। तो ये डर हमें दूर करना है, रुचि निर्माण करना है, और सीखने के बारे में उन्होंने मजा लेना चाहिए। तो वो स्कूल में टिकेंगे और आगे जाके अपनी स्कूली शिक्षा
पूरी करेंगे, शायद कॉलेज की शिक्षा भी पूरी करेंगे। तो ये उद्देश्य हमने मन में रखने हैं जब हम पाठ्य पुस्तकों को और किताबें या और संसाधनें जोड़ने की बात करते हैं। तो अगर हम एक एक मुद्दा लेके देखे बात करें तो पहला एक है कि पाठ्य पुस्तक समिति में नतीजन समिति में कौन कौन रहता है। तो पाठ्य पुस्तक समिति में सभी सभ्यताएं, परिवेश, समूह, जनजाति, इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, ये पहली बात है। और तो इसकी वजह से सभी बच्चों का परिवेश भी पाठ्य पुस्तकों में नहीं आ सकता, ये एक चीज हमने देखी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम समीरा मधुरा ताई ने जो अभी बताया, कुछ किताबें उन्होंने दिखाई थी कि पारधी समाज की किताबें थी या एक ब्लैक गर्ल की किताब थी, या तो एक बच्चा जो लड़का होते हुए खुद को लड़की महसूस करता है, ऐसा बच्चा है। तो ऐसे जब जो सारी परिवेश है, सारे परिवेश है, जो सारे समूह है, जनजाति है, उनके बारे में किताबें ढूंढकर अगर हम वो बच्चों के साथ साझा की, पढ़ी, उनको पढ़ने के लिए दी, तो हमारा जो एक उद्देश्य है वो पूरा होगा कि उन्हें भी लगेगा कि इस दुनिया में हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व करने वाला है और कहीं तो भी मैं खुद को देख सकती हूँ। दूसरा पॉइंट था अल्पसंख्यक महिला और पिछड़ी जाति के और समुदायों के मध्यवर्ती पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो इसमें भी हमने जो एक आज बात की थी कि विविधता का जश्न मनाना, जो एक बात थी, उसमें ये भी आ सकते हैं कि अल्पसंख्यक आ सकते हैं, महिलाएं और पिछड़ी जनजातियों के और समुदायों के लोगों के बारे में जो कहानियां हैं, जो किताबें हैं, उनके बारे में हम जरूर बच्चों के साथ बात करेंगे। तीसरी जो है वो है भाषा की बात, जो प्रमाणिक और औपचारिक ही रहती है ज्यादातर भाषा। तो और उसमें और एक ये है कि लेआउट में जो आज मधुराताई ने बात की कि कोई जोर से बोल रहा है ऐसा दिखाने के लिए हम वो लेआउट फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। हाँ, तो ये छोटा फॉन्ट होना, बड़ा फॉन्ट होना, कोई किसी से फुसफुसा रहा है तो वो छोटे फॉन्ट में लिखना, इससे भी बच्चों को मतलब समझने में मदद मिल जाती है, और जो कभी कभी प्रमाणित औपचारिक भाषा से नहीं मिलती, क्योंकि उसमें सीधी सीधी बात कही रहती है कि सच एंड सच थिंग, कि ये कोई जोर से बोला। लेकिन वो समझना इससे ज्यादा अगर वो पिक्चर में भी दिखाई दे कि वो जो चीज जोर से बोली हुई चीज है वो बड़े फॉन्ट में लिखी है, तो वो बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो जो ओरिजिनल ये है टेक्स्ट है, वो अगर हम बच्चों के साथ पढ़े तो उसमें जो भाषा है, वो जो ओरिजिनल भाषा जो लेखक ने लिखी हुई है, वो शायद प्रमाणित ना हो, शायद औपचारिक भी ना हो, फिर भी वो बच्चों के सामने आ जाती है, उसमें बच्चों की समझ अच्छी तरह से बढ़ती है। चौथा पॉइंट है कहानी का फोकस बदल देना। जो मैंने पहले दिन बताई थी शंकरराव खरात की कहानी, जिसका शीर्षक से शुरुआत करके बहुत सी चीजें बदल दी गई थी और फोकस ही पूरा बदल दिया था, और पत्र के अलावा उसका फोकस बनाया गया था कि अनपढ़ रहना और उसकी वजह से, अनपढ़ होने की वजह से क्या होता है। तो ऐसी जगह अगर हम शंकरराव खरात की मूल कहानी बच्चों के साथ पढ़े तो ये सब बारीकियों से बच्चों को पता लग जाता है कि क्या असल में कहानी थी और क्या हुआ था उनके साथ, और शायद बच्चों में से किसी के साथ भी उसी तरह का कुछ हुआ होगा और उनका खुद का अनुभव उस तरह का हो सकता है। तो मूल कथा या कादंबरी किताब हम बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। अगला है कि सिलेबस में बंधा हुआ रहना और उसके बाहर नहीं जा सकना, ये भी एक मर्यादा हमने देखी है।
तो इसीलिए विविधता जिसमें है ऐसी बहुत सारी किताबें हम दिखा सकते हैं। तो परिवेश और घटनाओं से उसका कुछ ताल्लुक ही नहीं रहता, क्योंकि वो सिलेबस शायद 10 साल पहले तय किया हुआ रहता है। और आज जो कुछ हो रहा है, जैसे कि घोरपड़े सर ने बताया कि कुछ बाढ़ आया है या तो आग लगी है, ऐसी वाली जो बातें हैं ना, हेलो, आवाज नाही येते. हाँ त्यांचं उनके इंटरनेट का तो कुछ वो प्रॉब्लम। अगर मेरे सिलेबस में नहीं है, मेरी कक्षा के सिलेबस में बच्चों के सामने नहीं आ सकते में वीडियोस, कुछ स्पीचेस बच्चों को ले जाकर हमें उन्हें उनके साथ अगर हम साझा करें। मंजू ताई, हाँ आप ये प्लीज थोड़ा लास्ट का रिपीट करेंगे क्योंकि सुनाई नहीं दिया था। अच्छा, हाँ, हमारी पाठ्य पुस्तकें हमने देखा कि सिलेबस में बंधी हुई है। तो आज जो कुछ चल रहा है तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरी कक्षा के सिलेबस में बाढ़ के बारे में कोई पाठ है ही नहीं, तो मैं बाढ़ के बारे में चर्चा नहीं करने वाली। तो इसलिए कुछ ऐसी संसाधन है जैसे कि अखबार है, यूट्यूब है, कुछ वीडियोस है, ऐसे संसाधनों को क्लास में ले जाना या तो बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाकर उनको इन संसाधनों के साथ उस चीज का की चर्चा होना, उस घटना की चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी हम पाठ्य पुस्तकें बाहर जा सकते हैं। फिर दूसरी और एक बात थी कि विषय यानी कि क्लासरूम सब्जेक्ट में कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है, जैसे व्याकरण में जितने ज्यादा उदाहरण बच्चे ढूंढे उतनी ज्यादा उनकी समझ बढ़ती है। जैसे वर्षाताई ने भी आज कहा था कि जितने ज्यादा उदाहरण बच्चे करे गणित के, उतनी उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, उनकी समझ बढ़ जाती है। और उसके लिए वर्कशीट बनाने पड़ते हैं। तो रेडीमेड वर्कशीट अगर आपको मिले तो वो भी अच्छी तरह से बनाए हुए रहते हैं और उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। या तो तुकबंदी जैसी बात है। आवाज नहीं मिल रही है मुझे। हाँ जी, उनके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी आज हमारी एक कविता में 3, अगर आप किताबें पोएट्री की 100 किताबों जैसे एडजेक्टिव्स या विशेषण के बारे में भी मधुराताई ने आज एक ये दिखाया था कि रंगों के बारे में बात हो रही थी और अलग अलग प्राणियों के अलग अलग रंग के बारे में एक किताब है। तो ऐसे अनेकों किताबें हो सकती है और बहुत सारी किताबें हो सकती है जिनके साथ वो जो ग्रामर का एक टॉपिक है उसका हम बहुत अच्छी तरह दृढ़ कर सकते हैं उसको। और एक चीज थी कि खाली ग्रामर नहीं लेकिन विषयों के बारे में भी, जैसे कल कल्पिता ताई ने एक बात बताई थी कि ट्रैवल के बारे में एक पाठ था। ट्रैवल के नहीं चार्जर नहीं वही होगा। देख ताई जरा म्यूट कर। मंजू ताई आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, तो कल कल्पिता ताई ने हमको बताया था कि वो ट्रैवल का एक पार्ट था और फिर उन्होंने बच्चों को बताया कि आप जाके ट्रैवल की और किताबें ढूंढो। तो बच्चों ने हर एक किताब ढूंढकर, एक एक किताब ढूंढकर किस किस प्रकार का ट्रैवल हो सकता है, वहां तक कि फिलोसॉफिकली एक बच्चे ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी ही एक ट्रैवल है। ऐसा करके उन्होंने नॉट विदाउट माय डॉटर इस तरह की किताबें भी क्लास में लाके उसके बारे में बच्चों ने बात की थी। तो क्या का ट्रैवल हो सकता है, पूरी जिंदगी ट्रैवल हो सकती है, या तो मैं उठकर कहीं चली गई उसके बारे में मैंने ट्रैवलॉग लिखा, ऐसी बातें हो सकती है।
मेरा बचपन से बड़प्पन तक का ट्रैवल हो सकता है, मेरा गांव से शहर तक का ट्रैवल हो सकता है। तो इस तरह एक क्या बोलते हैं, एक बहुत गहरी समझ बच्चों में निर्माण होने में बहुत मदद होती है, खाली एक पाठ पढ़ने से ज्यादा। इस तरह, या उन्होंने कल ये भी बताया था कि एक पात्र लेकर उन्होंने कहा था कि जिस कहानी में मेंढक हो ऐसी कहानियां ढूंढो। तो बच्चों ने 32 कहानियां ढूंढी, और मुझे भी पता नहीं था कि इतनी मेंढक वाली किताबें हमारी लाइब्रेरी में हैं। तो वो एक चीज है, यानी कि विषय या तो वो कैरेक्टर कितनी गहराई तक जा सकता है उसके बारे में बच्चों में समझ निर्माण करने के लिए हमें लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर पाठ्यपुस्तक की जो रचनाएं हैं, हमने कहा था कल कि वो इंटरेस्टिंग या मन को छूने वाली, जिंदगी बदलने वाली ज्यादातर नहीं रहती, क्योंकि उसकी मर्यादा है वो। तो वो मर्यादा हम एक्सेप्ट करेंगे और बच्चों को और किताबें और सामग्री देकर, संसाधनें देकर वो उनकी समझ हम बढ़ाएंगे। फिर प्रियाताई ने कहा था चित्रों वाली किताबों के बारे में कि चित्र तो रहते हैं लेकिन वो चित्रों में बच्चों को खुद नजर नहीं आते, बच्चे खुद को नजर देख नहीं पाते बच्चे। तो उसके बारे में भी हमने कल देखा था। और प्रियाताई ने भी कहा था कि कहानी की किताबों में इतने अच्छे अच्छे चित्र रहते हैं जो कहानी को आगे ले जाते हैं, और आपको खाली डिकोडिंग पर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं रहती। जो मधुराताई ने भी आज अंग्रेजी के बारे में बात करते हुए वही एक पॉइंट दोहराया था कि ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया, मैं कुछ शब्द उसमें से नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो तो थर्ड लैंग्वेज है, मुझे नहीं आती ठीक तरह से, लेकिन चित्र तो मुझे आगे ले जा रहे हैं। और फिर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, जो पढ़ने का एक महत्वपूर्ण कौशल है, कि मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि यहाँ का शब्द क्या होगा, कि जो मैं नहीं पढ़ सकी लेकिन उसका अर्थ शायद नीचे वाला फल ऐसा होगा। ये शब्द मैं नहीं पढ़ सकी और इसलिए मुझे वो लाइन नहीं मैं पढ़ सकी, लेकिन मैं अर्थ जरूर लगा सकती हूँ क्योंकि मेरे सामने एक चित्र है। तो इस तरह की जो मदद है बच्चों को खुद पढ़ना सीखने के लिए, चित्रों की मदद होती है, बड़ों के मॉडलिंग की मदद होती है उनके सामने। तो इसलिए वो रुचि पैदा करने के लिए बच्चों में और समझ बढ़ाने के लिए बच्चों में चित्रों की किताबें पाठ्यक्रम के साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक जो बात है कि पढ़ाई यानी क्या होती है, पढ़ाई यानी कि दो उसमें कौशल रहते हैं, एक तो डिकोडिंग का कौशल रहता है, एक समझने का या अर्थ लगाने का कौशल होता है। पढ़ाई ये चीज है, ये नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो कुदरती नहीं है। तो अपने आप बच्चे पढ़ना सीख नहीं पाते। वो जैसे वो बोलना सीखते हैं, जैसे वो सुनना सीखते हैं, उस तरह वो पढ़ना नहीं सीख पाते अपने आप, इसलिए उन्हें पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाने की चीज क्या है? पढ़ाने की चीज ये है कि बड़े डिकोडिंग और अर्थ लगाने की पूरी जिम्मेदारी का बहुत धीरे धीरे बच्चों की तरफ हस्तांतरण करें। तो खुद पहले उन्हें पढ़ाकर दिखाना पड़ता है, उनके साथ अच्छे पढ़ने का उनके सामने मॉडलिंग करना पड़ता है। और उसके लिए हम अच्छी अच्छी किताबें बच्चों के साथ पढ़े। जैसे कि मधुराताई ने कई किताबों का जिक्र किया था कि वो किताबें बच्चों के साथ वो पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी किताबें हैं तो बच्चे बहुत सारी लैंग्वेज सुनेंगे, बहुत सारे शब्द किस प्रकार उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वो भी देखेंगे हिंदी की। और स्पेशली किताबें अगर अलग तरीके के शब्दों के और अलग अलग तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, अलग अलग
वाक्यों का इस्तेमाल किया है, अलग अलग कहानियां हैं, बहुत रुचि निर्माण करने वाली चीजें हैं। ऐसा कुछ बच्चों के साथ पढ़ने की वजह से बच्चों के सामने एक अच्छी लैंग्वेज का मॉडलिंग हो जाता है और उस मॉडलिंग के माध्यम से बच्चे और आगे सीख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि पाठ्यपुस्तक का सबसे बड़ा एक ही हेतु एक्चुअली रहता है और वो है कि परीक्षा पास करना। उसमें और हेतु रहता है कि बच्चों की शब्द भंडार बढ़े, बच्चे खुद लिख पाए, बच्चों को अलग अलग तरीके के वाक्य बनाने का प्रैक्टिस हो जाए, ऐसे करके रहते हैं उसमें। लेकिन आखिर में क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है पाठ्यपुस्तकों का, वो तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। तो परीक्षा में अच्छे नंबर क्या खाली रटकर आते हैं? फॉर्चुनेटली आजकल रटने के लिए रटने से ज्यादा समझना और अपनी भाषा में खुद उत्तर लिखना, इसको ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है आजकल, हमने देखा है। और आगे जाकर बच्चे जब ग्रुप वर्क करते हैं, कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उन्हें समूहों में काम करने की आदत होनी है और उन्हें अपनी भाषा में अपने मन के विचार या कल्पनाएं बोलने की जरूरत रहती है। और ये सब जो स्किल्स है वो हासिल करने के लिए किताबें और अन्य संसाधन, जैसे हमने पहले कुछ देखे हैं, इनकी बहुत ही जरूरत है। और इसलिए हमें पाठ्यपुस्तकों को और कक्षा को लाइब्रेरी के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। फिर आपको रिव्यू करना है बच्चों को कि हमने जो बच्चों को सिखाया, असेसमेंट करनी है। मैं परीक्षा नहीं बोल रही हूँ, मैं असेसमेंट बोल रही हूँ, रिव्यू बोल रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। आप जब पाठ पढ़ाते हो तो आपको लगता है कि क्या मैंने ठीक तरह से पढ़ाया, क्या बहुत बच्चों तक पहुंच पाया, क्या बच्चे समझ गए, क्या वो फिर से इस्तेमाल कर सकते जो कुछ मैंने बताया उन शब्दों का या और कुछ भी कंटेंट का। तो वो असेस करने के लिए अगर आप कहानी की किताबें ले आते हो, क्योंकि पाठ्यपुस्तक तो 10 बार पढ़ने से बच्चा ना रट लेता है, और कोई भी प्रश्न अगर आपने बहुत बार प्रश्न पूछे हैं, बहुत बार उसे बच्चे ने भी रट के बहुत बार वही प्रश्न का उत्तर वही तरह लिखा है, तो वो उसे याद हो गया है। और आप अगर उसको पूछेंगे तो वो अपनी याद से खटखट बोल के खत्म कर लेगा। जरूरी नहीं है कि वो समझ के साथ बोला है, वो रटने के साथ बोला है। इसलिए जैसे मधुराताई ने वो दिखाया था कि हैज उसने क्लास में पढ़ाया तो है, लेकिन हैज किस तरह इस्तेमाल किया गया है उस किताब में, तो वो एक ही कहानी की किताब में 4-5 तरह से हैज का इस्तेमाल किया हुआ था। हमारे पाठ्य में ज्यादातर उसका स्तर ऊंचा ना हो, इसलिए एक पाठ्य में एक ही तरह से हैज का इस्तेमाल किया हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरह अलग अलग तरीके से एक ही पाठ में अगर हैज का इस्तेमाल हो तो बच्चा सोच समझकर उसे बहुत सोच लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे हैज किस तरह इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए हमारी जांच के लिए, समझ की जांच करने के लिए या असेसमेंट करने के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए पाठ्येतर मटेरियल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और एक बताया गया था कि हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, इसलिए कुछ नाट्यकरण हो जाए, कुछ वीडियोस दिखाए जाए, कुछ ऑडियोज सुनाए जाए, क्योंकि कुछ बच्चे सुनकर अच्छे पढ़ते हैं, कोई देख कर अच्छे पढ़ते हैं, कोई एक्चुअली हालचाल करके या नाट्यकरण करके अच्छा सीख लेते हैं। तो ऐसी बहुत से संसाधन हमें पाठ्य के बाहर मिल सकती है।
तो हर एक बच्चे के लर्निंग स्टाइल के बारे में भी हम सोच सकते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाने का हमारा तरीका क्या रहता है। हमने एकदम पहले जो मैंने एक प्रस्तावना की थी उसमें हमने देखा था कि कैसे पाठ्य पुस्तक पढ़ाए जाते हैं। एक तो वो प्रकट वाचन या मुख वाचन के लिए यानी कि पढ़े जाता है, हर एक पाठ पढ़ा जाता है, फिर वो दोहराया जाता है, 2 बार 3 बार दोहराया जाता है, उसे सरल किया जाता है, नए शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह तोड़ तोड़ के उसको पढ़ाया जाता है। तो जो तरीका बहुत रोचक नहीं है। तो रुचि पैदा करने के लिए हम किताबों के साथ ग्रंथालय में जिस प्रकार अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे किताब से जुड़ जाए, उन सब गतिविधियों का उपयोग हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ाने में हम कर सकते हैं। जैसे काल विद्यातई ने बहुत सारे ग्रंथालय की किताबों के साथ किए जाने वाली गतिविधियों का आपके सामने कुछ डेमो भी किया, कुछ गतिविधियां आपने भी हिस्सा लिया उसमें करते हुए। तो उसमें जैसे एक शब्द छिपाना था, आज मधुराताई ने दिखाया कि किस तरह उन्होंने शब्द छिपाकर अंग्रेजी की उनकी समझ बच्चों की थोड़ा जानने की प्रयास किया था जानने का। फिर स्टोरी स्ट्रक्चर की बात रहती है, वो भी हम ग्रंथालय में स्टोरी के बारे में बात करते हो तो स्टोरी की कुछ शुरुआत होती है, बीच में कुछ हो जाता है, घटना घटती है और तीसरा जो है वो एंड हो जाता है, यानी कि जो भी कुछ समस्या थी उसका रेजोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह का जो स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है वो समझने के बाद बच्चे खुद निबंध लिखने में भी उनको उसकी मदद हो जाती है। पहेलियों की बात हुई, बहुत सारे टीचरों ने वो पहेलियां इस्तेमाल की थी और विद्यातई ने एक बहुत अच्छी तरह से वो पहेलियों का उपयोग किया हुआ था, वो ब्राउजिंग के लिए किया था। बच्चे ज्यादातर ना जैसे जैसे पाठ हम पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे बच्चे पाठ पढ़ते जाते हैं। शुरू में ही अगर हमारी किताब में क्या है ये समझने के लिए शुरू में ही अगर हम बुक ब्राउजिंग के लिए उनको वो पहेलियां दे और आप ब्राउजिंग करके देखें कि क्या क्या पाठ हम पढ़ने वाले हैं आने वाले साल में, तो उससे बच्चों की रुचि बढ़ जाती है और वो दे लुक फॉरवर्ड टू इट कि अरे हाँ ये हम करने वाले हैं। और एक बात भी उन्होंने बताई कि क्या चित्र के माध्यम से हम पाठ को बच्चों के सामने रख सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम ग्रंथालय में एक गतिविधि करते हैं मुख्य पृष्ठ बनाने की, वो एक किताब रहती है, पाठ्य पुस्तक के लिए तो मुख्य पृष्ठ नहीं बना सकते, लेकिन हर एक पाठ का तो मुख्य पृष्ठ बन सकता है। फिर मुख्य पृष्ठ ही क्यों, उस पाठ में जो जो कुछ घटनाएं आई है तो उसी सब घटनाएं दिखाने वाले उन सब घटनाओं को कागज पर उतारा जा सकता है चित्र के रूप में। और अगर वो कागज हमें वो पाठ पढ़ते हुए सामने दिखे तो उस पाठ की समझ बनाने के लिए हमें मदद होगी, क्योंकि यहाँ भी हम टीचर का सुन रहे हैं, हम पाठ पढ़ रहे हैं खुद और सामने हमारे चित्र भी है, तो उस पाठ की समझ हमारी अच्छी बन जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने अच्छी तरह पाठ का बच्चे एकाग्रता से पाठ सुने या पढ़े, इसके लिए और एक गतिविधि भी बताई थी कि जिसमें टीचर पढ़ते हैं और बच्चे उनको जो घटना अच्छी लगती है वो पकड़ के उसका चित्र बना देते हैं और फिर सभी चित्र हम एक साथ लगा के उस पाठ का पढ़ाने के दौरान ही एक चित्रमय स्वरूप बना के क्लास में लगा सकते हैं, ताकि अपनी समझ भी गहरी हो जाती है और हमें मजा भी आता है वो पाठ पढ़ने में और रुचि भी हमारी बढ़ती है।
तो इस तरह बहुत सारी चीजों के बारे में हमने इन 2 दिनों में चर्चा की है।